वन। हाँ भाई बताओ क्या 21? 5 नंबर। 5 नंबर, बट 5 नंबर कैसा घटिया सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे MgCl बनेगा, माइनस चार्ज आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके हटाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझा? और क्योंकि मीडियम में कहीं भी H+ नहीं दिया है अभी तक, एक चीज ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन दिया है मैग्नीशियम इंक्लूडिंग ड्राइथर, अभी कहीं भी H+ नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पे O- MgCl है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। बुझाया? हाँ, और पेज 22 पेज 22 बोलिए। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 अब इसमें नहीं बताएंगे, तो ऑलरेडी हो चुका, अभी तो बताए। यहाँ पे MgBr आएगा, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो Cl यहाँ से हटेगा। जब Cl हटेगा तो ये कार्बन, पहला कार्बन, फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, पहला कार्बन पांचवे से अटैच हो रहा है, मतलब 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। और जो पांचवा कार्बन है दैट हैज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो पेंटेनॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कुछ तो बताओ। सर बुकलेट में। बुकलेट में तो 1 मिनट। बोलते जाओ भी बुकलेट में, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। सर 103 और 105। पेज नंबर 103। नहीं, क्वेश्चन नंबर जे मेंस वाला में मेरा को पेज नंबर डिफरेंट है। ये यस सर। सर इसमें ए और सी होना चाहिए ना? क्यों? एक सर मोल इसमें दिया है, बी तो बन सकता है ना? 1 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट दिया है। यस सर, समझ आ गया। ठीक है। और सर 105 नीचे वाला। तो 5। बट कैसा घटिया सवाल पूछ रहा है। सर इसमें वो डबल बॉन्ड वाला। चलो ध्यान दो, RBr वाला पार्ट मैग्नीशियम डाइथर के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ से RMgBr फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। D2O के साथ रिएक्शन किया तो RD का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस RD इज ये पार्ट, मतलब R क्या हो गया, तो CH3CH2, ये हम लोग का R पार्ट हो गया कि यहाँ ड्यूटेरियम एडेड है। उल्टा जाएंगे, उल्टा जाने पे हम लोग का ड्यूटेरियम की जगह Br था। ये अपना स्टार्टिंग कंपाउंड है। पूछा है बाय वुर्ज रिएक्शन फॉर्म्स, अगर वुर्ज रिएक्शन होगा तो 2 का कार्बन 4 हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें फॉर्म्स बोला है, फॉर्म्स मतलब सारी पॉसिबिलिटी, अगर सारी पॉसिबिलिटी पे काउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोगों का डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनता है। तो जो ये पार्ट है इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाते वक्त ब्रोमीन हटाओ, रेडिकल बनाओ, तो एक तो यहीं से अल्केन मिल जाएगा, मतलब इथेन मिल जाएगा, और वहीं से अल्कीन मिलेगा, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, याद है डिस्प्रोपोर्शनेशन बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। और कोई डाउट? अच्छा सवाल है वैसे है। सर 100 सर 109। 109 क्वेश्चन नंबर 109 में 109 में कैसा सवाल पूछता है ये? मैग्नीशियम ड्राइथर माइनस चार्ज बनेगा, MgBr बन जाएगा। ठीक है, फिर इस पर रिएक्शन कराए, तो लास्ट क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो नॉर्मली एसेंट हो। वैसे यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ रहा, एग्जैक्टली सिमिलर कार्बन है, किसी भी एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके ऑक्सीजन को हटाया, तो 5 कार्बन इधर दिख रहा, 5 के बाद ये छठे कार्बन से ऐड होगा, और उसके बाद 7वां कार्बन और बॉन्ड ब्रेक करके हट रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं। अब हम लोग का 1 2 3 4 5, ये वाला पार्ट इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, मतलब इससे अटैच हुआ, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटा दिए, O- बना, O- के साथ MgBr, और यहाँ पे H2O के साथ H+, मतलब एसिडिफिकेशन होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख सकता है OH, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट आ गया X के बाद Y में।
फिर उसके बाद पीबीआर थ्री क्या करता है, तो इस वाले पार्ट को हटाता है, हटाने के बाद यहाँ पे ब्रोमीन डालता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 के ऊपर ब्रोमीन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ऐसा हमको केवल पहले ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं दिख ही नहीं रहा। ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 109 के अलावा और कोई डाउट तो बताओ। 102. 102 व्हाट इज 102? पहले तो स्ट्रक्चर बना लो इसका, बिना स्ट्रक्चर बनाए मेहनत करेंगे तो टाइम पास कर रहा है बेसिकली। स्ट्रक्चर में 2 कार्बन दिया, फिर C डबल बॉन्ड O दिया है, CO CH2 मतलब C डबल बॉन्ड O है, इधर लेफ्ट साइड में OH ग्रुप दे रखा। उससे आगे फिर से कार्बन, दूसरा कार्बन, C डबल बॉन्ड O OAT दे रखा। पहले हम लोग 1 मोल CH3 MgS के साथ रिएक्शन कराए, सबसे पहला काम CH3 MgS के साथ 1 मोल रिएक्शन। पहला रिएक्शन कौन सा होगा बताओ तान्या? पहला कौन सा? 280. क्या होगा इधर? हाँ. अच्छा, कौन सा रिएक्शन होगा इधर? रिएक्शन का नाम मतलब मैकेनिज्म का नाम? सारा होमवर्क बनाइए तुम, सही से बताना। सारा होमवर्क में नोट्स कॉपी का भी होमवर्क था, जो हम उसमें बोले थे कि ग्रिग्नार्ड डिजाइन में नोट्स कॉपी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एसएनई का सवाल करना है, बोले थे। नोट्स कॉपी नहीं बनाए थे. काहे नहीं बनाई थी? नोट्स कॉपी तो मस्ट है Template बनाए थे. भाई, नोट्स कॉपी भी बनाना है भाई, नोट्स कॉपी का भी क्वेश्चन जरूरी है। नोट्स कॉपी में ज्यादा क्वेश्चंस है तुम्हारे बुकलेट से, पर सारे टाइप के क्वेश्चंस है। आज बनाना तो पता चलेगा सवाल कराया हुआ है ऑलमोस्ट। खैर अभी ये बताओ यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, इस वाले यूनिट पे कौन से टाइप का रिएक्शन होगा? बोल ही नहीं रही है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, पहले ये बता। किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है? अब फंक्शनल ग्रुप भी नहीं पहचानेगी जी तुम। साहिल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल। ये लोग कार्बोक्सिल वर्ड कहाँ सुन लिया है तो हमको समझ नहीं आ रहा। हम कार्बोनिल तो बोले हैं, कार्बोक्सिल वर्ड हम कभी बोलते नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड भले ही बोलते हैं, कार्बोक्सिल वर्ड तो हम जिंदगी में कभी यूज नहीं करते। कहाँ से सुना है कार्बोक्सिल? मेंटर्स में सुना है क्या तुम लोग कार्बोक्सिल? हम तो कभी क्योंकि कार्बोक्सिल वर्ड यूज नहीं किया कभी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन पढ़ा है मेरे से? सब तो पढ़ा ही है। हाँ अश्मिता, कभी कार्बोक्सिल वर्ड यूज किया है क्या? No sir. रवि नो सर। कहाँ से कार्बोक्सिल वर्ड आ रहा है? हमको बहुत क्यूरियोसिटी हो गया है ये। कल भी आया था फंक्शनल ग्रुप कौन सा, तो सर कार्बोक्सिल, उसी में एक आदमी कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया। कहाँ से आ रहा है कार्बोक्सिल वर्ड? ऋषभ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Sir, ester. ईस्टर। कौन सा रिएक्शन होगा इस पे? कौन से टाइप का रिएक्शन होगा? इसीलिए नोट्स का क्वेश्चन बनाना जरूरी है। जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको तो फॉलो करना ही करना है, तो नो ब्रेनर है। हम उसी दिन बोल दिए थे कि कॉपी में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ऐसे नहीं का। तभी बेसिक्स प्रैक्टिस होता है, नहीं तो भूलेंगे हम कितना भी बता दे। अश्मिता कौन सा रिएक्शन होगा इस पे? तुम बनाई होमवर्क? No sir. तुम क्यों नहीं बने? तुम्हारा तो स्कूल भी नहीं है, तुम तो बहाना भी नहीं दे सकती। 4 दिन में होमवर्क नहीं बनाई? जितना बनाया उतना बन गया था. नोट्स कॉपी के क्वेश्चन बनाइए कि नहीं बनाई, ये बता पहले। पूरा नहीं बनाया. क्यों नहीं बनाई?
नोट्स कॉपी तो पहले बनाना होता है। जब तक हम होमवर्क नहीं देंगे तब तक नहीं बनाएगा। रुको आज देते हैं, ग्रीनहार्ट रीजेंट का भी क्वेश्चन दे देते हैं सब मार्क करके, तभी तुम लोगों से सॉल्व होगा। तुम लोग को लगाएंगे अब 6 घंटे का क्लास, 2 घंटा पढ़ाएंगे, 4 घंटे के क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस, फिर आधा घंटा में डिस्कशन करेंगे, सेम डे डिस्कशन, तभी तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। तब हो गया आलसी। चलो नहीं बता रही क्वेश्चन अभी, छोड़ो रहने दो, बाद में पूछना फिर से एक बार प्रैक्टिस करके। और कोई डाउट तो बताओ। सर वही नोट्स कॉपी में बोलो। तो पेज नंबर 30 का हाँ भाई बताओ। 30 में 18 नंबर बेंजीन तो रिंग जो बना कल ही हुआ है। डिस्कशन हो गया है। पता नहीं, मैं नहीं सोचता। नहीं आया तो कोई बात नहीं। अच्छा 18 का डिस्कशन नहीं हुआ है, चलो बढ़िया सवाल ये भी। इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि पोजीशन क्या होगा। मान लो दोनों बेंजीन रिंग है, किसी पे भी रिएक्शन हो सकता है, कोई स्क्रीन दिक्कत। शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, ओहो एक मिनट। बोले दोनों बेंजीन रिंग है तो दोनों में से कहीं पे भी रिएक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए तो दोनों रिएक्शन का रिएक्टिविटी तो सेम है, सॉरी दोनों रिंग का रिएक्टिविटी तो सेम है। मान लो रेजोनेंस कराते हैं, कोई एक रिंग का रेजोनेंस कराए तो दूसरे रिंग में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एक जगह पे, फिर उसका नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा तो फिर पारा पोजिशन, फिर नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा तो ऑर्थो पोजिशन। तो बेसिकली ऑर्थो पोजिशन या पारा पोजिशन पे ही चार्जेस जा सकते हैं और कहीं भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है, और सिमिलरली अगर दूसरा रिंग होता तो दूसरे वाले रिंग की तरफ से भी सेम ही पॉसिबिलिटी निकल के आता, ऐसा सोचा जा सकता है। तो ये बोलेगा कि सर एक बार दूसरे रिंग में चला गया नेगेटिव चार्ज तो फिर तो दूसरे पहले वाले रिंग में तो पॉजिटिव रह गया ना, तो हम उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉसिबल पोजीशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार एक रिंग में रिएक्शन हो गया तो उसी में रह गया तो एक अलग सिनेरियो है। बट अगर वो रिएक्शन वहां पे नहीं हो पाया नेगेटिव चार्ज होने के बाद, तो जब वो रेजोनेंस करके दूसरे रिंग में आएगा वापस, मतलब पहले रिंग में वापस से घूम घाम के आएगा, तब उसके से फिर हम लोग को वहां पे रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है सर लेकिन और जब सर, इसका यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मतलब एरोमेटिसिटी लूज कर जाता है, तो उस केस में फिर कंसीडर करते हैं क्या? क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि उस केस में फिर वो नॉन एरोमेटिक बन जा रहा है पूरा का पूरा कंपाउंड। अरे तो रेजोनेंस जब होता है उस टाइम पे तो स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक रहता ही है, क्या फर्क पड़ रहा है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, हमको इससे मतलब होता है। हम लोग तो जब ईएसआर रिएक्शन कराते तो पूरा स्ट्रक्चर ही नॉन एरोमेटिक होता है। ऐसा थोड़ी कि एरोमेटिसिटी है तो उसको हटा ही नहीं सकते, फिर हटा ही नहीं सकते तो फिर हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं, फिर तो खत्म हो गया कहानी, रिएक्शन ही नहीं करा सकते। रेजोनेंस तो होता ही है, रेजोनेंस से भी तो स्टेबिलिटी मिल रहा है ना अपने को, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ वाला जो फैक्टर है वो चेंज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी तो उधर से भी मिलता है। और कोई डाउट सर यहाँ बताओ। पे वो लॉजिक नहीं लगा सकते कि प्लस एम और माइनस एम वाला ग्रुप दोनों प्रेजेंट है तो ठीक है एग्जैक्टली माइनस बोल एम वाला सकते हैं, खींच सकते हैं। बोल सकते हैं बेंजीन रिंग जो है वो प्लस एम माइनस एम दोनों के जैसा बिहेव करता है। एक क्वेश्चन में दे रखा था, जो एक जीओसी का वर्कशीट था उसमें आया था प्लस एम माइनस एम आइडेंटिफाई करना, तो उसमें बेंजीन प्लस एम माइनस एम दोनों था, तो बोले भी थे प्लस आर माइनस आर के जैसा बोलेंगे, क्योंकि कार्बन चेन है तो रेजोनेंस बोलना ज्यादा बेटर है। बट चलो ठीक है, उसको प्लस एम माइनस एम बोलने में कोई बुराई नहीं है। एक के लिए दूसरा ग्रुप प्लस एम माइनस एम जैसे दोनों के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है सर और कोई क्वेश्चन डाउट। नंबर 12 का आंसर में डाउट था इसी पेज का। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में डाउट था, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में डिस्कशन किए थे कल। हेलोजन एंड नाइट्रोसिल ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। नोट्स कॉपी पढ़ा है पूरा कि नहीं पढ़ा है? इसमें जो जो पढ़े पॉइंट्स नहीं है, लिखा हुआ है क्वेश्चन बनाए थे। पढ़ना भी होता है सर, नोट्स कॉपी पढ़ना, तो हम तो बता रहे हैं कहानी सारा का सारा, बट उसमें नोट्स कॉपी पढ़ना होता है तब उसके बाद। और कोई डाउट। बताओ भाई और कोई डाउट।
कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तीन टॉपिक तक का, नाइट्रेशन तक का डिस्कशन हो गया था। नाइट्रेशन के बाद अपने को दो डिस्कशन करना है। एक तो हम लोगों का टॉपिक आ गया फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन, और दूसरा टॉपिक है हम लोगों का असाइलेशन, लेक्चर नंबर 24, अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग, फिर मतलब ये प्रैक्टिस के टाइम में तुम लोगों को फिर से वही प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर दूसरे टॉपिक्स में मूव करेंगे। कन्वर्जन के सवाल अभी नहीं दे रहे, बट अभी पहले हम लोग रिमेनिंग जो दो टॉपिक्स है अपना अल्काइलेशन असाइलेशन इस चीज का डिस्कशन करते हैं। उसमें अगर कहीं कोई डिफिकल्टी होगा तो पूछने का कष्ट करेंगे सब लोग। इसको हम लोग लिखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन FCR। उसमें हम लोगों का टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है अल्काइलेशन वाले टॉपिक का। सबसे पहले इस वाले पार्ट में अगर डिस्कशन करें तो अल्काइलेशन का बेसिक मतलब तो यही समझ में आता है कि अल्काइल ग्रुप का एडिशन कर रहा है। अगर रिएक्शन के सेंस में बात करें तो बेंजीन रिंग के ऊपर R+ का एडिशन कर दिया, प्रोडक्ट वाले पार्ट में बेंजीन के ऊपर R चला जाएगा एंड H+ बाहर निकल गया। मतलब ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है, जैसा लास्ट क्लास तक में डिस्कस कर रहे थे। अब अच्छा चीज भी है और बुरा चीज भी है। क्या बुरा हो सकता है बताएंगे, बट अच्छा चीज ये है कि R+ तो हम लोगों को जाना पहचाना दिख रहा है, बहुत जगह से हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है इस चीज का। कार्बोकेटायन बना सकते हैं बहुत तरीके से, तो रिएजेंट्स में वो भी आता है। बट जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ये वर्ड ध्यान रखना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये RX के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में रहता है। मेन रिएजेंट ये है। अगर कभी भी वर्ड यूज किया जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो उस केस में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएजेंट ये होगा। बट क्योंकि कार्बोकेटायन और जगह से भी बना सकते हैं हम लोग, तो इस केस में अल्काइलेशन और तरीके से भी कर सकते हैं। दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, बट उसको हम लोग अल्काइलेशन बोल सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। होगा क्या कि हम लोग का लेविस एसिड है AlCl3 वाला पार्ट, इसकी जगह दूसरे भी लेविस एसिड यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने के बाद चलो नीचे लिख देते हैं इसको, AlCl3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो हम लोग का स्ट्रक्चर आएगा R के साथ X के साथ AlCl3, यहाँ पे माइनस, इधर को प्लस, और यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में R+ का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटायन बन गया, और इस पे बेंजीन का रिएक्शन आराम से पुट आउट कर सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रिएजेंट तो याद रखना ही रखना है। कोई भी लेविस एसिड हुआ, ZnCl2 होने पे एक छोटा सा पॉइंट भी आता है, बट वो पॉइंट हम डिस्कस नहीं करेंगे, काम का पॉइंट उतना नहीं है, इसलिए डिस्कशन में यूज नहीं करेंगे। बाकी FeCl3 भी लेना है ले लो, कोई बुराई नहीं है, जो भी लेविस एसिड लेना है आराम से ले सकते हैं। दूसरा रिएजेंट हम लोग कार्बोकेटायन कहाँ बना सकते हैं, और उसमें न्यूक्लियोफाइल भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोई बोलेगा सर RX का हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते वक्त बेंजीन डाल देते हैं, तो अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे SN1 तो कार्बोकेटायन तो बनेगा, बट H2 कहीं ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन के रिस्पेक्ट में, लोन पेयर इसके पास। तो कोई दूसरा ऐसा हम लोग सोर्स नहीं डाल सकते, रिएजेंट नहीं डाल सकते जहां पे ऑलरेडी दूसरे न्यूक्लियोफाइल का प्रेजेंस हो, ये अवॉइड करना है। तब क्या करें, तो हम लोग ऐसा रिएक्शन तो ले ही सकते हैं कि अगर हम लोग के पास एक अल्कीन दे रखा R3+C R, इसका रिएक्शन अगर हम लोग H+ के प्रेजेंस में कराते हैं तब उस केस में हम लोगों को कार्बोकेटायन मिल जाता है, और अगर कार्बोकेटायन मिल गया तो हम लोग का रिएक्शन हो जाएगा। तो एक ये रिएजेंट है अल्कीन वाला पार्ट जो अपने को ध्यान रखने का है। एंड अल्कोहल में भी ये काम कर सकता है। अगर अल्कोहल में H+ का एडिशन कराए तो ROH2+ बनेगा, फिर वहां से हम लोगों को आराम से H2O का रिमूवल मिलेगा, और जब H2O का रिमूवल मिलेगा तो यहाँ से R+ का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया तो फर्दर हम लोग रिएक्शंस आराम से कर सकते हैं। ये हम लोगों का फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का टॉपिक है जो हम लोग को मालूम रखना होता है। कुछ लिमिटेशंस है इसमें, क्या लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस अपने को याद रखना जरूरी है, क्योंकि लिमिटेशंस अगर याद नहीं रखेंगे तो हम लोग कन्वर्जन में गलती करेंगे। पहला लिमिटेशन, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, तो इसीलिए कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस। ये एक लिमिटेशन, बस इतना ही लिख देते, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। ये एक लिमिटेशन तो बहुत ही स्टैंडर्ड है, तो अपने को मालूम होना चाहिए। दूसरा एक और लिमिटेशन है, कल इसका एक छोटा सा तुम लोग को आइडिया लगा था। जैसे मान लो बेंजीन पे हम लोग अल्काइलेशन कराए, तो ऐसा लिख देते फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक हम लोगों को अल्काइल बेंजीन मिल गया। अब मेरा सवाल है, बेंजीन में और अल्काइल बेंजीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? कोई भी आंसर दे सकता है। अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर अल्काइल बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन है,
तो अगर अल्काइल बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है, इसके मतलब अगर हम लोग यहाँ से फर्दर रिएक्शन कराना चाहेंगे फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का, तो हम लोगों को पहले अल्काइल बेंजीन पे रिएक्शन मिलेगा इंस्टेड ऑफ बेंजीन। इसका मतलब हम लोगों का जो रिएक्शन है वो इस पे अगर हुआ तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक तो कार्बन चेन पहले से लगा हुआ है, एक और कार्बन चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब तीसरा सवाल, 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सर दूसरा मेटा सवाल, पोजीशन पे लगेगा ना? काहे मेटा पोजीशन पे लगेगा? ये सर, और इसी 1, 2 और 3 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? 3 वाला। क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है और ज्यादा एक्टिवेटिंग हो गया, तो अगला जो रिएक्शन होगा फिर इसी पे होगा। मतलब इस पे फर्दर एक और अल्काइलेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कहीं पे भी अल्काइल ग्रुप ऐड कर दो, तुम्हारी मर्जी है। और ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ गया तो जब एक बेंजीन पे अल्काइलेशन हुआ तो उसी पे फर्दर अल्काइलेशन होता चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा ग्रुप एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीपल अल्काइलेशन या फिर पॉली अल्काइलेशन कैन टेक प्लेस, या पॉली अल्काइलेशन टेक्स प्लेस। ये हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों का पॉली अल्काइलेशन होगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए, अपने को बेंजीन के ऊपर रिएक्शन चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग एक दो मेजर्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक और पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, टेक एक्सेस बेंजीन। क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ चुके हम लोग, तो इतना तो आइडिया लग चुका है अपने को जिंदगी में, काइनेटिक्स पढ़ चुके, तो बेसिकली बेंजीन अगर एक्सेस में लेंगे तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो उधर से हम लोग का एक पार्ट हो सकता है जो हम लोग कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, जो हम लोग फर्स्ट कैरी आउट अल्काइलेशन, सॉरी अल्काइलेशन नहीं, असाइलेशन, एंड देन डू रिडक्शन। अब इसका सेंस क्या है ये हम लोग थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे 2 रिडक्शन के रिएजेंट्स मालूम होने चाहिए, 2 रिडक्शन के रिएक्शंस बस मालूम होने चाहिए। उसको ऐसे भी रटना है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसको रटना है। नाम मोस्ट प्रोबेबली सुन लिया होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक को हम लोग बोलते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, और इस वुल्फ-किश्नर रिडक्शन वाले पार्ट में रिएजेंट मालूम होना चाहिए। रिएजेंट वाला पार्ट बेसिकली होता है N2H4, और इसके साथ साथ हम लोग KOH यूज करते हैं सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में N2H4, सेकंड स्टेप में हम लोग KOH यूज करते हैं। N2H4 की जगह कहीं कहीं पे NH2 NH2 दे रखा होता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग को बस ये चीज ध्यान रखने का है। तो हम लोग N2H4 के साथ सेकेंड स्टेप में KOH यूज करेंगे। और इस केस में जो हम लोग का कीटोन वाला पार्ट होता है या एल्डिहाइड वाला पार्ट, बस एल्डिहाइड कीटोन और कोई ग्रुप नहीं, नीचे लिख देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका रिडक्शन हो जाता है, नॉर्मल अल्केन में ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे CH2 का फॉर्मेशन होता है। बहुत रेयरली ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किसी भी कंपाउंड को अल्केन तक रिड्यूस करते हैं, बहुत रेयरली है, बट वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में ऐसा होता है। तो अगर हम लोग असाइलेशन कराए, मतलब असाइल ग्रुप का एडिशन कराए, तो वहां से एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा, तो उसका रिडक्शन करा के हम लोग CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लिमिटेशन है उसमें, हम लोग सेकेंड स्टेप में KOH यूज कर रहा है। अगर KOH यूज कर रहा है तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने का होगा, रिएक्टेंट मस्ट नॉट कंटेन बेस सेंसिटिव ग्रुप। इसका मतलब क्या है, जो OH से रिएक्शन ना करे, OH माइनस से रिएक्शन करने वाले जो भी रिएजेंट्स है, जैसे अल्काइल हाइड हो गया, ऐसा टाइप का रिएजेंट्स यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल के थ्रू देंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट अभी के लिए ये पॉइंट बस समझ लो। और इसके बाद दूसरा एक रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन लास्ट क्लास में क्वेश्चन तुम लोगों को बोले थे इसको छोड़ दो, वहां पे था ZnHg करके एक रिएजेंट दिया हुआ था, बोले थे रिएक्शन अभी मत करो, वो छुड़वा दिया था तुम लोगों को। इस केस में भी यही है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर हम लोग जिंक अमलगम के साथ करते हैं, ZnHg जिंक अमलगम, और सेकेंड स्टेप वाले पार्ट में हम लोग HCl डालते हैं, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में कंप्लीट अल्केन तक रिडक्शन होता है। और इस बार हम लोग के पास एसिड है, नीचे ऊपर बेस था, तो रिएक्टेंट में बाकी कहीं पे भी बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। यहाँ वाले पार्ट में हम लोग पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, रिएक्टेंट मस्ट नॉट कंटेन एसिड सेंसिटिव ग्रुप। प्रॉब्लम रिएक्शन में नहीं आएगा,
एसिड सेंसिटिव ग्रुप है या बेस सेंसिटिव ग्रुप है। प्रॉब्लम ये होगा कि जहां पर रिएक्शन नहीं चाहिए उधर भी रिएक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर इस चीज को मेंशन करें, मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इसमें बोला है इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू ये कन्वर्जन चाहिए। तो पहला चीज तो ये चमकना चाहिए कि हम लोग का एल्डिहाइड कीटोन है उसको गायब कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे कौन कौन से रिएजेंट्स है जो एल्डिहाइड कीटोन को सीधा अल्केन में कन्वर्ट करेंगे? तो दो चीज चमकना चाहिए, ज्यादा रिएजेंट है भी नहीं। वोल्केशनल रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन और रेड फास्फोरस प्लस HI। ये लास्ट क्लास में बोले थे वो तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रेड फास्फोरस प्लस HI। बट अभी तक HI क्योंकि यूज नहीं किया तो उसको अभी इग्नोर करके चल रहा है, उसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस है। तो अपने पास बच गया वोल्केशनल रिडक्शन और दूसरा क्लेमेंशन रिडक्शन। तो करे क्या, इसमें दोनों यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले का तो कन्वर्जन दोनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है। अगर हम लोग वोल्केशनर यूज करते हैं तो यहाँ OH माइनस आएगा और OH माइनस नीचे भी SN2 रिएक्शन करके इस क्लोरीन को यहाँ से हटा के OH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है, हम लोग को कन्वर्जन में चाहिए नहीं। ऊपर रिएक्शन चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। बट अगर इसके जगह हम लोग एसिड रखते हैं HCl, तो HCl ऊपर वाले पार्ट में तो रिएक्शन कर रहा है बट नीचे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इस रिएक्शन में वोल्केशनर अपने काम का नहीं है, क्लेमेंशन रिडक्शन अपने काम का है। हम लोग फर्स्ट स्टेप में जिंक अमलगम यूज कर लेंगे और सेकंड स्टेप में हम लोग आराम से क्या बोलते हैं HCl को यूज करके काम कर सकते हैं। बट अगर मान लो इसी की जगह दूसरा ऐसा रिएक्शन दे रखा, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन रख रहा है, नीचे OH दे रखा और इसको बोला गया है कि कन्वर्ट करो इस कंपाउंड में, इसमें कन्वर्ट करो। अब क्या करें? तो यहाँ पे हम लोगों का OH ग्रुप अगर HCl लेंगे तो HCl वाला पार्ट तो OH के साथ रिएक्शन करता है, HX के साथ अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ रखा है हम लोगों ने, ये नीचे प्रॉब्लम करेगा। इसका मतलब इस बार क्लेमेंशन रिडक्शन नहीं ले सकते हम लोग, वोल्केशनर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। पहले स्टेप में हम लोग रिएक्शन में N2H4 लेके चलेंगे, दूसरे हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, और दूसरे स्टेप में हम लोग KOH लेके चलेंगे, आराम से कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये दो रिएजेंट ध्यान रखना। अगर हम लोगों को अल्केन का फॉर्मेशन कराना है, अल्काइलेशन कराना है, तो हम लोग पॉली अल्काइलेशन को अवॉइड करने के लिए तरीका यूज कर सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले असाइलेशन करा देंगे और असाइलेशन कराने के बाद दोनों में से कोई भी एक रिडक्शन यूज कर लेंगे, वोल्केशनर या क्लेमेंशन रिडक्शन। वहां से भी हम लोगों को एक तो अच्छी चीज क्या है कि पॉली अल्काइलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। पॉली अल्काइलेशन क्यों नहीं होगा? सॉरी, पॉली असाइलेशन नहीं हो रहा। बेंजीन में अगर एक असाइलेशन कराते हैं तो C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन, मतलब -M ग्रुप का फॉर्मेशन। और लास्ट क्लास में NO2 में ऐसा डिस्कशन किया था कि अगर -M ग्रुप है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, मतलब बेंजीन रिएक्शन करेगा। तो अगला रिएक्शन फिर से बेंजीन का हुआ, फिर उसका अगला रिएक्शन फिर से बेंजीन का होगा। तो ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि पॉली असाइलेशन पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग के लिए एडवांटेज के जैसा काम कर सकता है। फिर रिडक्शन करा के जो प्रोडक्ट चाहिए वो यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और चीज है, ये चाहे तो हम लोग ऊपर मेंशन कर सकते हैं, कहाँ गया ये पॉइंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। इसका भी रिमेडी हम लोग डाल सकते हैं दूसरे वाले पॉइंट का, जो हम लोग ने पहले असाइलेशन कराओ, कैरी असाइलेशन फर्स्ट, असाइलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। क्योंकि इसमें एक और चीज होगा, अगर असाइलेशन कराते हैं तो वहां रीअरेंजमेंट नहीं होता। C डबल बॉन्ड O इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो एक तो डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पहला चीज, और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है जो +M इफेक्ट भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता तो जो अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है एग्जैक्टली वही मिलेगा। जैसे मान लो हम लोग एक छोटा सा सवाल के फॉर्मेट में इसकी बात करते हैं। अगर मान लो ये सवाल दे रखा कि हम लोगों को बेंजीन को कन्वर्ट करना है इस कंपाउंड में, क्या करें? तो जैसे एक तो ऑब्वियस चॉइस ये आएगा, चलो एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रोपाइल क्लोराइड डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हम लोग का फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों का जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तब इस केस में क्लोरीन हटते ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और उसके बाद कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो गए। एक्चुअल में हम लोग को ये इंटरमीडिएट मिल रहा है, और जब इस पे रिएक्शन होगा तो अपना ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, रेदर दूसरा ये प्रोडक्ट निकल के आएगा, क्यूमीन। ये हम लोग का प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा और ये तो चाहिए नहीं अपने को।
तो इस केस में क्या करें? तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई रिएजेंट यूज करना है जहां से हम लोग रीअरेंजमेंट अवॉइड कर सकते हैं। तो हम लोग के पास तरीका ये है कि हम लोग पहले इसका रिएक्शन, अच्छा चलो रिएक्शन तो पड़ा ही नहीं है, चलो हम एक काम करते हैं के लिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन लिख देते हैं, केवल असाइलेशन करा दिया। असाइलेशन कराते वक्त क्या रिएजेंट अभी नहीं मालूम, बट असाइलेशन में हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रोडक्ट बन गया असाइलेशन कराने के बाद। अब इसके बाद ZNHG के साथ हम लोग HCl यूज कर लिए या वोल्केशनल रिडक्शन यूज कर लिए, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में सीधा ये ऊपर वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका पॉसिबल है जो यूज किया जा सकता है अपने लिमिटेशन को दूर करने के लिए। ये अपने को थोड़ा मालूम रखने का है, ये अपने लिए थोड़ा जरूरी होता है। कोई यहाँ तक के पार्ट में डिस्कशन में दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है तो और भी एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका भी डिस्कशन आएगा। सर स्क्रीन नीचे कीजिए ना। सर इसका मैकेनिज्म आगे भी नहीं आएगा, इसका मैकेनिज्म ये रिडक्शन का? नहीं, एक्चुअल में एक तो ZNHG वाले पार्ट का दो मैकेनिज्म है, लोग उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बट उस मैकेनिज्म में बहुत खतरनाक टाइप का कुछ यूनिक केसेस है। क्योंकि जिंक है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू रिडक्शन हो रहा, इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है, नेगेटिव चार्ज बन के हो सकता है और दूसरा रेडिकल के थ्रू हो सकता है। और क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इस तरह के दो चीजों वाले पार्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। वोल्केशनर हम बता सकते हैं, जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन बताएंगे तो उसका वोल्केशनर बता देंगे, ऑल्दो वो भी काम का नहीं है, बट बहुत ऑब्वियस सा चीज है। वो रिडक्शन का जो तरीका है बहुत ही ऑब्वियस है तरीका, तो वो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट तो बताओ। चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ये और मजेदार पॉइंट है और इसको बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना है। ये पॉइंट तो लोगों को ध्यान होता भी नहीं है, इसको 4-5 स्टार मार्क कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, Friedel-Crafts reaction does not take place. Does not बोलेंगे, don't बोलेंगे, चलो कुछ भी लिख दो, do not take place. Friedel-Crafts reaction होता ही नहीं है अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रह गया तो। मतलब अगर कभी कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये अपने को दिमाग में रखना है कि हम लोग Friedel-Crafts से पहले कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं डालेंगे, हमेशा पहले Friedel-Crafts रिएक्शन कराएंगे तब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आना चाहिए, अदरवाइज कन्वर्जन गलत है। वो हो सकता है स्कूल के एग्जाम में लोग नहीं ध्यान दे इस पॉइंट पे, बट एक्चुअल में फिर गलती होगा। तो ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, अपने को ध्यान रखना है। ऑल्दो स्कूल में एक सवाल पूछा करते हैं लोग, बट वो पूछने के बाद भी कन्वर्जन में अगर तुम लोग ये स्टेप यूज कर लो तो वो लोग इग्नोर कर देंगे, उनको मालूम नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाले पार्ट का हम लोग यूज पहले नहीं कर सकते। अगर हम लोग Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं करा सकते तो इसमें दो सिचुएशंस आता है जो अपने को ध्यान रखना है, फिनॉल एंड एनिलीन, ये दोनों कंपाउंड डू नॉट गिव Friedel-Crafts रिएक्शन। इसलिए इसको 4-5 स्टार मार्क किया है, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है और ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। बट सवाल ये है, तुम लोगों के दिमाग में भी आया होगा, नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिनॉल कब से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने लग गया? फिनॉल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, सिमिलरली NH2 स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है। तो फिनॉल एनिलीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, Friedel-Crafts रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? इसके पीछे का रीजन मालूम रखना है। फिनॉल वाला पार्ट और एनिलीन वाला पार्ट, ये दोनों के दोनों लेविस बेस है, इनफैक्ट ठीक स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है, और AlCl3 वाला पार्ट लेविस एसिड। तो आराम से इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा, और जब इंट्रैक्शन होगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और एक चीज याद होगा तुम लोगों को कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया या फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो आराम से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जैसा बिहेव करना ही करना है। यहाँ पे AlCl3 ले लेता है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। ये दोनों जो यूनिट है, ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज और ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, एक तो प्लस एम खत्म कर दिया और दूसरा माइनस आई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो इस केस में स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गए।
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कन्वर्जन हो गया तो जो ऊपर का पॉइंट है ये वापस से वैलिड है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में हम लोग का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। तो फिनॉल एंड एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसके पीछे रीजन मालूम रखने का है, ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद AlCl3 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है एंड पूरा कंपाउंड या पूरा NH2 ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन नहीं हो सकता। इस पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। तो क्यों क्या क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों नहीं देता? हाँ, ये अच्छा सवाल हो सकता है। एक पैटर्न है यहाँ पे, लोग मतलब ठीक है, ये सवाल पूछने पे हम बताते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे तो हम 5 इलेक्ट्रोफाइल के नाम बताए थे। तान्या तुम ही बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल के नाम बताए थे? कहाँ? बोले थे ना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रोफाइल्स एग्जिस्ट करते हैं जो रिएक्शंस में करेंगे हम लोग। कौन कौन से 5 थे? था ना, ऐसे हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन था, NO2 था और R था, R+, ठीक है, और नहीं याद। और नहीं याद, इसलिए बोलते हैं नोट्स को भी पढ़ने का है, मेरा प्रवचन नहीं सुनने का केवल। ये 5 पॉसिबिलिटीज थी। इन तीनों में एक पैटर्न देखो, ये तीनों एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। कार्बन तो हम लोग अभी तक कितने बार बनाते हुए आ रहे हैं, बट ये सब एलिमेंट्स नहीं बन रहे थे। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बहुत मुश्किल चीज है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो जैसे अगर रिएक्शन होना है बेंजीन का, बेंजीन तो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका रिएक्शन अगर होना है तो बेंजीन ऑलरेडी लेस स्टेबल है, सॉरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है। तो बेंजीन तो ऑलरेडी चाह रहा है कि रिएक्शन ना करे, तो सामने वाले को बहुत रिएक्टिव होना पड़ेगा। तो चलो बेंजीन कम रिएक्टिव है तो सामने वाला रिएक्टिव होकर के काम करा ले रहा है, बट ये दोनों पार्ट उतना एक्सट्रीम रिएक्शन में रिएक्टिव नहीं रहता है। थोड़ा माइल्ड बोल सकते हैं या मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल है बट मॉडरेट है, वीक तो नहीं है बट मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग के बिल्कुल बीच में आएगा। इस टाइप का कंसिडरेशन ले सकते हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसा हेलोजन वगैरह सब है उस टाइप का नहीं है। तो अगर मॉडरेट इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इसका मतलब जो हम लोग का रिएक्टिविटी है वो थोड़ा डिक्रीज कर गया, जितना बेंजीन को चाहिए रिएक्टिविटी उसके हिसाब से डिक्रीज कर गया। तो ऑलरेडी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होना चाह रहा है, रिएक्टिविटी घट गया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, तो जैसे ही बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे इसका रिएक्टिविटी और भी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। अगर इसका रिएक्टिविटी भी डिक्रीज कर गया और सामने वाला भी लेस रिएक्टिव है तो ऐसे में रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ आया थोड़ा? ये मेडिकल वाले लोग भी आजकल ऐसा सवाल पूछने लगते हैं, भाई साहब क्या होगा आने वाले जनरेशन में नीट का। 700 में 720 लाने लग जाएंगे लोग, 720 में 750 लाने लग जाएंगे। टाइम से चलेगा, सब लोग 720 ला रहे हैं तो कौन 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लिया उसको रैंक दिया जाएगा, यही होने वाला है फिर। चलो, तो एक तो ये पॉइंट आ गया कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा फिनॉल एनिलीन में। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नहीं होगा तो फिर फिनॉल एनिलीन में करे क्या? इसका भी उपाय है। एक हम लोग रिएक्शन पढ़े थे, ये नाम सुना है कहीं पे? कहीं सुना है? बताए थे कहीं पे? सोचा भी तुम लोग के सामने नेम रिएक्शन आया नहीं है, तब तो तुम लोग की ऐसी हालत हो गई है। और अभी ऑर्गेनिक पूरा खत्म भी नहीं हुआ तब ऐसी हालत हो गई है। रिएक्शन मैकेनिज्म का 60% खत्म हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म इंक्लूडिंग पूरा 12th क्लास का। कहाँ पे बताए थे ये रिएक्शन? कोई भी इंसान बताओ। रवि, तुम तो थोड़ा पढ़ता लिखता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है ऑर्गेनिक का। तुमको भी नहीं आइडिया जी?
अल्कोहल के रिएक्शंस में एक टॉपिक बताया था तुम लोगों को, असाइलेशन। अगर हम लोग अल्कोहल को ठीक ठीक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो असाइलेशन कर सकते हैं। वहां पे एक दो क्वेश्चन भी कराया था और वहां पे बोला था कि अगर अल्कोहल की जगह नाइट्रोजन होता है तो उसी असाइलेशन को हम लोग शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन बोल देते हैं। है असाइलेशन प्रोसेस ही, बट शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग कराते हैं। अगर हम लोग फिनॉल का असाइलेशन करा दे, असाइलेशन ऐसा लिख देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और असाइलेशन में अगर तुमको एसिटाइलेशन कराना है तो एसिटाइलेशन भी करा दो। यहाँ अगर CH3 रहा तो एसिटाइलेशन हो जाएगा, अगर कार्बन चेन रहा तो असाइलेशन हो जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, HCl हटा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में पीएच के साथ O, C डबल बॉन्ड O और कार्बन चेन। इससे होगा क्या, तो इससे एक छोटा सा काम होगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रेजोनेंस करना चाहेगा, -M ग्रुप है उधर एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग, और एक -M ग्रुप ऐड होने की वजह से ऑक्सीजन का जो लेविस बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर लेविस बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया तो AlCl3 के साथ जो इसका पहले रिएक्शन हो रहा था अब वो होना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली AlCl3 के साथ अगर रिएक्शन होना बंद हो गया तो इस केस में, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर वाला पार्ट बेंजीन की तरफ भी जा सकता है, मतलब प्लस एम के जैसा बिहेव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ही रहा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर भी घट गया, बट स्टिल एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। वो चीज हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और सिमिलरली एनिलीन के लिए फॉलो कर सकते हैं कि एनिलीन वाले पार्ट में भी अगर हम लोग असाइलेशन करा दें, असाइलेशन के लिए हम दो रिएजेंट्स बताए थे, चलो दूसरा भी यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ ऐसा C डबल बॉन्ड O टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा था, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 या R कार्बन चेन, और दूसरा C डबल बॉन्ड O कार्बन चेन एनहाइड्राइड। तो इस केस में H के साथ अगर हम लोग नीचे वाले इस स्ट्रक्चर को हटा दे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को फिर से सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पीएच के साथ NH के साथ C डबल बॉन्ड O कार्बन चेन। नाइट्रोजन का लोन पेयर C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में जाने की वजह से लेस लेविस बेसिक कैरेक्टर में आया, रिएक्शन AlCl3 के साथ नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का ही रह जाएगा। तो यहाँ से फिर हम लोग आराम से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करा सकते हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पे ऊपर मेंशन किया था। इस पार्ट में हम लोग एक रेमेडी टाइप का पार्ट मेंशन कर सकते हैं कि क्या हम लोग करें आखिर इसमें, अगर हम लोग को करना ही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो नीचे ये पॉइंट भी है तो उसी पार्ट का पॉइंट, बट अलग से ध्यान रखने लायक है। टू कैरी आउट alkylation या Friedel-Crafts reaction in phenol and aniline, first carry out acylation of OH and NH2 group, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग प्रोसेस में, एंड देन कैरी आउट Friedel-Crafts रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों कर रहे हैं, तो डीएसाइलेशन कराने के लिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ब्रैकेट में लिख देते हैं डीएसाइलेशन, ऑल्दो डीएसाइलेशन जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम बना दे रहे हैं डीएसाइलेशन। जो असाइल ग्रुप का एडिशन हुआ उसको हटा रहे हैं, मतलब बेसिकली ऐसा हम एक रिएक्शन के टाइप से मेंशन कर दे रहे हैं। पीएच के साथ OH ग्रुप है, अगर मान लो ऐसा बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप दे रखा, तो सबसे पहला काम असाइलेशन कराया इसका। असाइलेशन कराने के लिए क्या कर सकते हैं, तो Cl के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 ले लेते हैं, एसिटाइलेशन करा देते हैं। तो हम लोग का H हटेगा, Cl हटेगा, SNA रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग का ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। अब तुमको जो भी ग्रुप का एडिशन करना है करो, तो RX के साथ AlCl3 यूज कर लेते हैं, तो अपने प्रोडक्ट में R+ बनेगा, रीअरेंजमेंट मान के चल रहे कि नहीं हो रहा, और उसके बाद R+ ऐड होना है। तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, क्योंकि ऑक्सीजन +M है तो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, और मेजर कौन सा बनेगा, पारा वाला पार्ट। तो चलो पारा पे ही हम लोग सीधा सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट में OC डबल बॉन्ड O CH3 एसिटाइल ग्रुप, और नीचे वाले पार्ट में हम लोग का कार्बन चेन ऐड हो गया, अल्काइलेशन हो गया। अब हम लोगों को क्योंकि OH ग्रुप चाहिए, हम लोगों को वहां पे असाइल ग्रुप नहीं चाहिए, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर सकते हैं। एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों में हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर सकते हैं। कार्बन चेन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ऊपर ऑक्सीजन पे H ऐड होगा, C डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से OH के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पे कार्बन चेन का फॉर्मेशन हो गया।
ये इंटायर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली एनिलीन में भी ये काम करना पड़ेगा। ये पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बार। फिनॉल जब आएगा टॉपिक तो वहां पे ये पॉइंट फिर से बोल देंगे। एनिलीन जब आएगा टॉपिक वहां पे फिर से बोल देंगे, क्योंकि जब हम लोग फिनॉल एनिलीन डिस्कशन करेंगे तो उनके रिएक्शंस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आएगा, मतलब रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हर एक टाइप के रिएक्शन में कुछ कुछ पॉइंट्स है, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंडीशनल रिएक्शंस है, टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड रिएक्शंस है, थोड़ा दिमाग खराब होता है बट उसमें याद रखना पड़ता है। हम भी दो चार जो टेम्परेचर होता है हमेशा भूल जाते हैं, तो दो चार चीजें तुमको याद रखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक्स थे अपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को लेकर के जो अपने को मालूम होना चाहिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मस्ट है, क्योंकि अदरवाइज तुम लोग को रिएजेंट कैसे रिएक्शन कराता है ये प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछो, और नहीं तो 5-10 मिनट का वेट करो, फिर से कुछ क्वेश्चंस को ऐसा व्हाइट वॉश करके तुम लोग का असाइनमेंट भेजेंगे, उनको प्रैक्टिस करना। उसके आंसर्स तुम्हारे नोट्स कॉपी में है, नोट्स कॉपी के ही वर्कशीट्स का हम लोग बात कर रहे हैं, बट हम असाइनमेंट जो भेजेंगे उससे प्रैक्टिस करना। नोट्स कॉपी में क्या आंसर होता है तो सीधा उस पर नजर चला जाता है, बट अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो तब तक। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो कुछ देर के लिए क्लास स्टॉप करते हैं, 5-10 मिनट का वेट करो, उसके बीच में तुम्हारे पास असाइनमेंट आ जाएगा, और उसके बाद टाइमिंग मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, कितने देर प्रैक्टिस का टाइम है, प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर हम लोग वापस से क्लास शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, जहां जो डाउट होगा वो पूछना, एंड उसके बाद फिर हम लोग बेंजीन के दूसरे रिएक्शंस में जाएंगे, मतलब जो राइट साइड में रिएक्शन लिखा था, अल्काइल हैलाइड सॉरी अराइल हैलाइड के रिएक्शंस, फिनॉल के रिएक्शंस, ईथर के रिएक्शंस, उसके प्रिपरेशंस देखते हैं। जितना हो पाएगा आज उतना ही करेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा बर्डन नहीं करेंगे कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का तुम लोग का दिमाग वैसे ही फ्यूज हो जाएगा। तो असाइनमेंट भेजते हैं अभी, उसको फटाफट प्रैक्टिस करो, उसमें डिले मत करना, टाइम पास मत करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।